हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यू एज लर्निंग। सो आज हम हिस्ट्री क्लास 6 चैप्टर 4 कंप्लीट करने वाले हैं। चैप्टर 4 हमने 2 पार्ट्स में किया है, जिसका फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हम चैप्टर 4 का सेकंड पार्ट करेंगे और इस तरीके से ये कंप्लीट करते ही हमारा चैप्टर 4 कंप्लीट हो जाएगा। चैप्टर 4 जो था वो थोड़ा सा बड़ा था, थोड़ा इन्फॉर्मेटिव था, इसलिए मैंने उसको 2 पार्ट्स में बांट दिया था, जिसमें फर्स्ट पार्ट में हमने 2-3 टॉपिक्स कवर कर लिए थे, जिसमें हमने लास्ट टॉपिक कवर किया था युद्ध और राजा। जब आर्य आए तो युद्ध जो हुआ आर्यों के बीच वो किस कारण से हुआ, युद्ध में राजा कौन होता था, सेना कैसे बनाई जाती थी, राजा का चुनाव होता था या फिर राजा वंशानुगत होता था, इसके बारे में हमने पढ़ा था। जिसमें हमने पढ़ा था कि राजा को चुना जाता था, ना कि राजा वंशानुगत होता था। अब नेक्स्ट जो टॉपिक हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं वो है यज्ञ और वेद। आप सभी जानते ही हैं कि आर्यों की जानकारी हमें सबसे पुराने वेद ऋग्वेद से मिलती है। 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, जिसमें से सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, जिससे हमें आर्यों के बारे में जानकारी मिलती है। तो जब वैदिक काल आया, जब आर्य आए, तो सबसे पहले आर्य अपने देवताओं को प्रसन्न करने के लिए क्या करते थे, स्तुति पाठ करते थे। स्तुति पाठ क्या होता है? स्तुति पाठ होता है जब हम भगवान का सम्मान करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं और भगवान को याद करते हैं, ध्यान लगाते हैं, वो होता है स्तुति पाठ। लेकिन कुछ समय बाद थोड़ा सा प्रार्थना करने का जो तरीका था वो बदल गया और अब आर्य क्या करते थे, अब आर्य यज्ञ करने लगे थे। जब उन्हें भगवान को प्रसन्न करना होता तो आर्य यज्ञ करते हैं। यज्ञ जो होता है बेसिकली वो जन कल्याण के लिए होता है, वो सभी के लिए होता है, किसी एक पर्टिकुलर लोगों के लिए नहीं होता है। ये किसी भी एक व्यक्ति के लिए या एक ग्रुप के लिए पर्टिकुलर नहीं होता है, ये सभी के लिए होता है। यज्ञ में क्या होता है, वेद मंत्रों का सस्वर उच्चारण करते थे आर्य। वेद के जो मंत्र होते हैं जो किस भाषा में थे, संस्कृत भाषा में, संस्कृत के मंत्रों का उच्चारण करते थे और भगवान से प्रार्थना करते थे। यज्ञ जो कराते थे वो पुरोहित कराते थे, या जो पुरोहित जिन्हें आप पंडित जी बोलते हैं आज के समय में, उनका काम होता था यज्ञ को कराना। अगर बात करें इनके प्रिय देव की कि आर्यों के प्रिय देवता या प्रिय देव कौन से थे, तो इनके प्रिय देव थे इंद्रदेव, क्योंकि इनका ये विश्वास था, ये लोग ये मानते थे कि जो इंद्रदेव हैं वो युद्ध में विजय दिलाते हैं, इसलिए ये किसकी पूजा अर्चना करते थे, इंद्रदेव की पूजा अर्चना करते थे। अब यज्ञ में ये क्या प्रार्थना करते थे, ये अच्छी वर्षा की प्रार्थना करते थे, अच्छी धूप खिले ये प्रार्थना करते थे, अच्छी फसल हो ये प्रार्थना करते थे। तो इस तरीके से जो आर्य थे वो भगवान को याद करते थे या भगवान की स्तुति करते थे। आई होप आपको यज्ञ और वेद समझ आ गया होगा। वेद को यज्ञ से इसलिए जोड़ा गया है क्योंकि यज्ञ में जो मंत्र पढ़े जाते थे, जो संस्कृत के मंत्र होते थे, वो हमें ऋग्वेद में मिलते हैं देखने को। तो ये हो गया यज्ञ और वेद। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, जो है वर्ण व्यवस्था। जो वर्ण होते हैं, जैसे कोई स्वर्ण जाति का होता है आज, कोई दूसरी अन्य कोई जो वर्ण बांट दिए गए हैं, उस समय में भी इसी तरीके के वर्ण होते थे। सबसे पहले क्या होता था कि जो राजा का चुनाव हो गया और जो राजा बन गया वो तो कहलाया राजा। जो पूजा पाठ का काम करते थे वो कहलाए पुरोहित, और जो बाकी लोग बचे, राजा और पुरोहित से अलग जो लोग बचे, वो कहलाते थे अन्य जन। बस ये 3 तरीके के ही लोग होते थे, 3 ही वर्ण थे। एक राजा होते थे, 1 या 2 जो भी राजा होते थे, पूजा पाठ कराने वाले लोग पुरोहित होते थे और बाकी अन्य जन होते थे। यानी कि व्यवसाय या रुचि के आधार पर लोग होते थे। जैसे राजा युद्ध लड़ते थे तो उनको राजा कह दिया, पुरोहित पूजा कराते थे, उनकी पूजा कराने में, अर्चना भगवान का मनन करने में उनकी रुचि थी तो उनको पुरोहित कह दिया, और बाकी नॉर्मल लोगों को अन्य जन कह देते थे। लेकिन जैसे जैसे टाइम बदला तो कुछ समय बाद जो वर्ण व्यवस्था थी वो पिता के कार्य के आधार पर डिपेंड होने लगी। जैसे जो लोग यज्ञ कराते वो ब्राह्मण होते, जो लोग युद्ध कराते वो क्षत्रिय, जो व्यापार करते, बिजनेस करते वो वैश्य, और जो युद्ध में हारे हुए लोग होते, जो हार जाते, 2 पार्टी होती युद्ध में, एक ए एक बी, अगर ए में एक ही जो सेना है वो हार गई है तो वो शूद्र कहलाते थे।
अब ये होता कैसे था, इसमें ये नहीं था कि जैसे मानिए कोई ए व्यक्ति है जो यज्ञ कराते हैं, तो उनको कह दिया कि ये ब्राह्मण है, लेकिन इनका जो बेटा है मानिए उसकी रुचि किस में है, व्यापार में है, तो वो वैश्य नहीं कहलाया जा सकता था, वो कहलाया जाता क्या, ब्राह्मण ही कहलाया जाता, क्योंकि इसके जो पिताजी हैं उनका क्या कार्य था, यज्ञ करना। वो ब्राह्मण थे तो बेटा भी ब्राह्मण ही होगा। तो अब इस तरीके से वर्ण व्यवस्था वहाँ पर बन गई थी कि जो पिता का कार्य है वही बेटे का वर्ण होगा, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य या फिर शूद्र हो। तो ये बात की हमने वर्ण व्यवस्था की। अब बात कर लेते हैं आश्रम व्यवस्था की, कि किस तरीके की व्यवस्था वहाँ पर रहती थी, यानी जो जीवन जीते थे लोग किस तरीके से जीते थे। तो इसमें 4 तरीके की उन्होंने आश्रम व्यवस्था बताई। पहली है ब्रह्मचर्य, दूसरी गृहस्थ, तीसरी वानप्रस्थ और चौथी संन्यास। ब्रह्मचर्य में क्या होता था कि आश्रम में रहकर शिक्षा दीक्षा प्राप्त करते थे। जो शिष्य होते थे वो गुरु के आश्रम में रहकर शिक्षा प्राप्त करते थे, और एक तरीके से ये गृह त्यागी होते थे, ये घर त्याग देते थे, ये या कह सकते हैं मोह माया ये त्याग देते थे, ऐश्वर्य त्याग देते थे ये लोग। और क्या करते ये लोग, आश्रम में रहकर शिक्षा प्राप्त करते और अपने गुरुजन की सेवा में ही अपना जीवन बिता देते थे। दूसरा था गृहस्थ। गृहस्थ वही है जो आजकल 98-99% लोग जैसा जीवन जीते हैं, जो होता है पारिवारिक जीवन, फैमिली लाइफ हमारी, जिसमें हमारी सोशल लाइफ भी होती है, पढ़ना लिखना, फिर शादी, फिर आप कुछ बनना है आपको, तो ये सब किस में आता है, मतलब पूरा जो आप उपभोग करते हैं, जो आप भोग करते हैं, भोग वाला जो जीवन होता है वो होता है गृहस्थ जीवन। और फिर तीसरा था वानप्रस्थ और चौथा था संन्यास। इनमें ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं थे। वानप्रस्थ और संन्यास का क्या अर्थ था कि वन में जाकर हमें आत्मचिंतन करना है, वन में जाकर हमें योग साधना करनी है और भगवान को प्राप्त करना है। तो इस तरीके के लोग वानप्रस्थ या संन्यास आश्रम व्यवस्था को समर्पित रहते थे। वो लोग अपना घर छोड़कर चले जाते थे और कहीं वन में जाकर या पर्वतों पे जाकर भगवान का मनन करते थे। तो ये थी हमारी आश्रम व्यवस्था, जिसमें 4 थी, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। अब कुछ 2 पॉइंट्स और दिए हुए हैं आपकी बुक में जिनके बारे में बात करना इम्पोर्टेंट है थोड़ा। पहला है कि महिलाओं की स्थिति क्या थी। देखिए, जब भी हम कोई चीज़ पढ़ते हैं तो वहाँ पर एक स्पेशल कॉलम होता है इस चीज़ के लिए कि उस समय में महिलाओं की क्या स्थिति थी, क्या पुरुष प्रधान समाज था, महिलाओं का सम्मान था या नहीं था, या किस तरीके का उस समय जीवन था महिलाओं को लेकर। तो महिलाओं की स्थिति ये था कि घर में रहकर महिलाएं घरेलू कार्य करती थीं, संगीत नृत्य की शिक्षा लेती थीं। यहाँ पर महिलाओं को सम्मान तो था, घर में आदर सम्मान प्राप्त था उन्हें, उनके पुरुष, उनके पति भी उनका आदर सम्मान करते थे, परिवार उनका सम्मान करता था, लेकिन उन्हें अभी भी पुरुष के बराबर क्या प्राप्त नहीं था, दर्जा या सम्मान प्राप्त नहीं था। यहाँ पर आप कह सकते हैं कि थोड़े थोड़े पुरुष ही ऊपर थे महिलाओं से, बाकी महिलाओं को सम्मान प्राप्त था उस काल में। क्योंकि जब मैंने आपको पढ़ाया यज्ञ करते थे, जब यज्ञ करते थे ये लोग, तो वहाँ पर महिला और पुरुष दोनों ही यज्ञ में सम्मिलित होते थे, यानी महिलाओं को भी समान अधिकार था पूजा अर्चना करने का। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि महिलाओं की स्थिति ना तो ज़्यादा खराब थी और ना ही ज़्यादा, हम ये कह सकते हैं कि महिलाओं की स्थिति के लिए स्वर्णिम काल था, ज़्यादा अच्छा काल था। एक एवरेज स्थिति महिला की उस समय पर थी। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट हमारे पॉइंट है कीवर्ड्स। कीवर्ड्स वो पॉइंट होते हैं जो आपकी SCERT या NCERT की बुक में साइड में दिए हुए होते हैं, या कहीं कोई भी इस तरीके से कॉलम बना के वहाँ पर जो पॉइंट्स दिए हुए होते हैं, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। तो पहला कीवर्ड है कि लौह युग की शुरुआत। जब आर्य आए तो जो आयरन एज थी उसकी शुरुआत हो गई थी। ये हमें कैसे पता चला, क्योंकि जब आर्य आए, जब आर्यों में युद्ध होने लगे, मैंने बताया था कि आर्य पशुओं को लेकर युद्ध करते थे, तो कोई भी एक पार्टी तो जीतेगी ही। तो जो पार्टी जीतती उसमें जो हारे हुए लोग थे उनका सारा सामान, उनके पशु, उनके जेवर सब लूटकर उनमें बांट दिए जाते, सेना में और राजा में। जीता हुआ जो राजा है वो अपने पास रख लेता बड़ा पोर्शन, बाकी सेना को भी दे देता था। लेकिन अब जो वहाँ के लोग थे, जो आर्य थे, वो ये समझ गए थे कि केवल ये जो हमें सामान मिल रहा है युद्ध में जीत कर,
उससे केवल हमारा भरण पोषण नहीं हो सकता, या ऐसा तो है नहीं हम हर बार युद्ध जीत जाएंगे, हार गए तो सब कुछ चला जाएगा, खाने को भी कुछ नहीं मिलेगा। तो उन लोगों ने क्या किया, कृषि का महत्व समझा। जो आर्य आए थे, जो पशुपालक थे, वो अब उन लोगों की तरह कृषि करने लगे जो पहले से वहाँ पर किसान रह रहे थे। पहले से किसान जिन्हें वो पणी कहते थे, वो लोग तो कृषि करते थे। तो अब आर्य भी कृषि का महत्व समझने लगे थे, और इन्होंने क्या किया, जो गंगा यमुना दोआब क्षेत्र है ना, वहाँ पर वनों को काटकर इन्होंने उस भूमि को उपजाऊ बनाया। दोआब क्षेत्र क्या होता है, थोड़ा सा ये समझ लेते हैं। दोआब क्षेत्र वो होता है जो किन्हीं भी दो नदियों के बीच उपजाऊ क्षेत्र होता है, या फिर दो, जैसे मानिए ये गंगा नदी, ये यमुना जी, इन दोनों के बीच में जो ये क्षेत्र है ये बहुत ज़्यादा उर्वरक होता है, क्योंकि यहाँ पर मॉइस्चर भी होता है और बहुत ज़्यादा फर्टिलिटी यहाँ पर होती है, यहाँ पर क्रॉप्स बहुत अच्छी उगती हैं। तो ये जो क्षेत्र है इसको साफ करके क्या किया, आर्यों ने कृषि योग्य बनाया और यहाँ पर कृषि करने लगे। तो जब इन्होंने इस क्षेत्र को साफ किया, तो जिन हथियारों औजारों से इस क्षेत्र को साफ किया था इन्होंने, वो लोहे के थे। किस चीज़ के थे, लोहे के थे। अब तक कांस्य युग था, हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन में पढ़ा था कि कांस्य युग था, दो मेटल्स को मिला के अब तीसरा मेटल तो बन रहा था, लेकिन ज़्यादातर किस चीज़ का प्रयोग हो रहा था, कांस्य का प्रयोग हो रहा था। पिछले चैप्टर में हमने जो पढ़ा था, लेकिन यहाँ पर लोहे का प्रयोग होना शुरू हो गया था और लोह युग की शुरुआत हो गई थी। आई होप ये पॉइंट आपको समझ आ गया होगा कि लोह युग की शुरुआत कैसे हुई या कैसे पता चला। तो उनके जो हथियार औजार थे जिससे उन्होंने इस वाले क्षेत्र को साफ किया था खेती करने के लिए, तो उससे हमें पता चलता है। दूसरी चीज़ थी भारतीय संस्कृति का आधार। जो ये वैदिक सभ्यता थी, ये भारतीय संस्कृति का आधार बनी। इसे हम कैसे समझ सकते हैं, इसे हम समझ सकते हैं जो गायत्री मंत्र है, प्रसिद्ध जो गायत्री मंत्र है, वो भी ऋग्वेद से लिया गया है। उसका वर्णन किस में है, सर्वप्रथम ऋग्वेद में। तो आज की जो संस्कृति है, जो आज का जो जीवन है, वो कहीं ना कहीं किस चीज़ पर डिपेंड करता है, वैदिक सभ्यता पर। आगे भी आपको पता चलेगा कि किस तरीके से वैदिक सभ्यता पर भारतीय संस्कृति डिपेंड करती है। अक्षरों का विकास, अक्षरों का विकास यहाँ पर हो गया था। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था इंडस वैली सिविलाइजेशन में कि जो व्यापार होता था, तो वहाँ पर हर एक व्यापारी अपने सामान पर कुछ मोहरें लगा देता था, जिससे उसे पहचान रहे कि ये मेरा सामान है और ये किसी दूसरे व्यक्ति का है। तो वो क्या करते थे, मोहरें लगा देते। अब ये जो मोहर होती थी, इन पे कुछ लिखा हुआ नहीं होता था, क्योंकि तब तक अक्षर नहीं आए थे। अक्षर नहीं थे तो शब्द नहीं थे, शब्द नहीं थे तो कुछ भी लिखा कैसे जा सकता है। तो वो लोग क्या करते, यहाँ पर आकृति बना देते, किसी पर बर्तन की आकृति, किसी पर किसी जानवर की आकृति, पेड़ पौधे की आकृति। तो अपने मोहर पर वो क्या करते थे, आकृति बना देते, यानी चित्रात्मक लिपि जो होती है जिसमें कुछ चित्र या आकृति बनाई जाती है। तो ऐसे वो अपनी मोहर पर बनाते थे। हमने ये पढ़ा था पिछले वाले चैप्टर में। लेकिन जब आर्य आए तो यहाँ पर अक्षरों का विकास हो गया था। अब शब्द लिखे जाने लगे थे क्योंकि अक्षर आ गए थे। अब जैसे हमें कोई भी चीज़ लिखना है बेटा, तो सबसे पहले तो हमें इन अक्षरों की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये अक्षर उस समय पर आ गए थे और अक्षरों से मिलके फिर क्या बना, शब्द बना, और शब्द से मिलकर फिर वाक्य भी बन गया। आज जो हम अक्षर यूज़ कर रहे हैं, जो शब्द यूज़ कर रहे हैं, या जो भी आज पढ़ा जा रहा है, जो पहले से लिखा गया और आज पढ़ा जा रहा है, वो सब किस चीज़ से मिल रहा है, हमें उसी समय से मिल रहा है जब आर्य आए। तो यहाँ से भी हम ये कह सकते हैं कि भारतीय संस्कृति का आधार क्या था, आर्यों का आना या फिर वैदिक संस्कृति। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि वेतन की शुरुआत। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, हम सारी चीज़ें कनेक्ट करके पढ़ेंगे ताकि समझ में आए, हिस्ट्री बोरिंग ना बन जाए। तो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि जब व्यापार होता था वहाँ पर हड़प्पा में, मोहनजोदाड़ो में, तो वहाँ पर बार्टर सिस्टम चलता था कि अगर दो पर्सन है ए और बी, ए के पास गेहूँ है, बी के पास मानिए मक्का है, तो ए इससे मक्का ले लेता था, बी इससे गेहूं ले लेता था, दोनों का काम चल जाता था। वहाँ पर ऐसा नहीं था कोई सामान खरीदा जाता था या रुपयों से लेन देन होता था। बार्टर सिस्टम, आदान प्रदान से ही काम चलता था। और लेकिन यहाँ पर क्या हुआ था, वेतन की शुरुआत हो गई थी। यहाँ पर ऐसा नहीं था कि अगर कोई भी व्यक्ति राजा को सर्विस दे रहा है तो उसे बस सामान दे दिया और बस हो गया, नहीं, यहाँ पर प्रॉपर वेतन मिलता था। प्रॉपर एक वेतन यहाँ पर डिसाइड होता था कि अगर तुम मेरे दरबार में ये काम करोगे तो मैं तुम्हें 10 गायें दूंगा या फिर
10 कनस्तर गेहूं दूंगा, 10 बोरा अनाज दूंगा, तो इस तरीके से फिक्स हो जाता था। तो कहीं ना कहीं जो सैलरी सिस्टम है वो यहाँ पर आ गया था। सैलरी सिस्टम भी आज भी है सैलरी सिस्टम, तो यहाँ से भी हम कह सकते हैं भारतीय संस्कृति का आधार क्या है, वैदिक सभ्यता। तो ये आपको समझ आ गया होगा कि सैलरी सिस्टम यहाँ पर शुरू हो गया था। राजा जो है अपने दरबार के लोगों को जो भी काम करते थे उन्हें वेतन देता था, चाहे वो वेतन के रूप में कुछ भी दे, लेकिन एक डिसाइडेड वेतन वो देता था। जो राजा होते थे वो पुरोहित भी होते थे उस समय। ऐसा नहीं है कि राजा हैं तो केवल युद्ध ही कर सकते हैं, वो अच्छे यज्ञ भी कर सकते थे। पंडित पुरोहित भी होते थे, राजमंत्री भी होते थे। वो अपने जो स्टेट है, जो अपना एरिया है, उसके फैसले भी लेते थे। पथ प्रदर्शक यानी काउंसलर भी होते थे, काउंसलिंग भी कर लेते थे। उस समय मल्टी टैलेंटेड राजा होते थे, जो राजे चुने जाते थे वो मल्टी टैलेंटेड होते थे, काउंसलिंग भी कर लेते थे, दार्शनिक होते थे, फिलोसोफर होते थे, और योद्धा तो होंगे ही, राजा हैं तो योद्धा तो होंगे ही। तो राजा कई काम कर लेते थे उस समय के। अब नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। दोआब। दोआब मैंने आपको समझा दिया कि दो नदियों के बीच जो उपजाऊ क्षेत्र होता है, जहाँ खेती की जा सकती है, उसे हम दोआब क्षेत्र कहते हैं, जैसे गंगा यमुना दोआब। तो ये था हमारा चैप्टर। हमने कीवर्ड समझ लिए। जो बचे हुए हमारे टॉपिक थे, वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था, यज्ञ और वेद, वो सारे हमने कवर कर लिए हैं। ये सारा ही कंटेंट एससीईआरटी की बुक से लिया गया है, और सारा जो भी हम कंटेंट कवर कर रहे हैं चैप्टर वाइज और पिछले चैप्टर से रिलेट करके हम कवर कर रहे हैं। तो जिसको भी तैयारी करनी है वो यहाँ से हिस्ट्री पढ़ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू।